ऐसा है कि हमारे पास जो इम्यूनिटी है, आपको पता है कि बॉडी का डिफेंस है, ठीक है। बॉडी में एक सिस्टम बॉडी ने ऐसा इस्टेब्लिश किया हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। बेसिकली सिस्टम का नाम इम्यून सिस्टम है, उसका काम इम्यूनिटी देना है। इम्यूनिटी बॉडी का डिफेंस है। इम्यूनिटी क्या है जी? बॉडी का डिफेंस है। अब्दुल मुजीब एक ऑन कर दें, जिसको गर्मी लगे वो कुछ चेयर्स खाली हैं वहां पे जाके बैठ जाए, ठीक है। ये वाला पंखा ऑन कर दें। अच्छा, तो इम्यूनिटी जो है वो, जब आप इम्यूनिटी को डिस्कस करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे हम 3 डिफेंस लाइंस को देख रहे होते हैं। कितनी डिफेंस लाइन है? 3 लाइंस हैं। किसकी जी? डिफेंस की, ठीक है। ओके जी। अच्छा, अब ये हमारे पास जो 3 लाइन है डिफेंस की, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बॉडी के लिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करेगी, फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो जर्म्स या पैथोजेंस को कंट्रोल कर रही होगी। अभी इस पे बात करते हैं। एमसीक्यूज आते हैं कि इम्यून सिस्टम किस जर्म लेयर से डिराइव्ड है, तो किस जर्म लेयर से डिराइव्ड है? लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको, मीजोडर्मल मीजोडर्मल डिराइव्ड, मीजोडर्मल डिराइव्ड है ये, डन है जी। अच्छा, जो हमारे पास कितनी लाइंस हैं डिफेंस की? 3 लाइंस है ना, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली कौन सी है? इसे आप क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सही हो गया जी। जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये वाली, इन्हें हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी है। इन्नेट इम्यूनिटी, हाँ, या इसे क्या कहते हैं? इनबॉर्न इम्यूनिटी, है ना जी। या इसे क्या कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये जी, ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को हम कह रहे होते हैं। और ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसे हम क्या कहते हैं? जी, इसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या क्या कहते हैं? एडेप्टिव इम्यूनिटी, या क्या कहते हैं? स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या इसे क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। सही हो गया जी, ये इनके नाम है। खैर, हमारे सिलेबस का पार्ट जो है, जो हमने पढ़ना है, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हम, सॉरी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसे आप क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। ये हम बेसिकली पढ़ रहे होंगे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, खैर, जब आप थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, आपको पता है कि किसी ना किसी हद तक फर्स्ट और सेकंड के साथ भी एसोसिएट करती है, इसलिए हल्का सा ओवरव्यू हम फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी देते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हम फिजिकल और केमिकल बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना जी, फिजिकल और केमिकल बैरियर। अच्छा, फिजिकल बैरियर में आपको पता है कि हमारे पास स्किन आ जाती है, नेल्स आ जाते हैं, हेयर्स, है ना जी, हेयर, ये हमारे पास फिजिकल बैरियर में आ जाते हैं। और केमिकल बैरियर में आपको पता है कि स्लाइवा के अंदर एंजाइम्स हैं, इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है, इसी तरह स्टमक जो है वहां पे HCl जो है एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है। टीयर्स के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम है ना जी। स्वेट जो है वो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, जहां पे जाके जो बैक्टीरिया होते हैं या पैथोजेंस होते हैं वो विल्ट कर जाते हैं, वो डिहाइड्रेट कर जाती है उनकी बॉडी। वन बाय वन हम इन पे बात करते हैं। तो स्किन जो है, आपको पता है इसकी जो अपर लेयर है एपिडर्मिस, वो डेड होती है। स्किन की जो अपर लेयर है एपिडर्मिस, वो कैसी होती है? डेड, डेड कैरेटिनाइज्ड
एक जाम जब वहां पे लैंड करता है तो वो डिहाइड्रेटेड है, अपर ऑलमोस्ट जो सबसे बाहर वाली लेयर है, तो वहां पे जाम सरवाइव नहीं कर पाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। इसी तरह नेल्स और हेयर्स भी जो है फिजिकल बैरियर के तौर पे वो क्रॉस नहीं कर पाते उनको जर्म्स। अच्छा, उसके बाद केमिकल बैरियर में हमने क्या कहा कि हमारे पास टीयर्स जो है उनके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे लाइजोजाइम कहते हैं। लाइजोजाइम क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर रहा होता है, ऐसा है ना जी। इसी तरह स्लाइवरी अमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा होता है। जी जी, बैक्टीरियल सेल लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करते हैं, और जो हमारे पास HCl है वो किसके तौर पे काम करते हैं, एंटीसेप्टिक के तौर पे। ये सारे क्या है, म्यूकस की मेम्ब्रेन जो है, आपको आइडिया है, ये भी एक बैरियर का काम करती है, और इससे जो है पूरी गट जो है और रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसकी इनर लाइनिंग म्यूकस कर रहा होता है, और जर्म्स उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह ये भी एक बैरियर जो है उसके तौर पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में काम कर रही होती है। अच्छा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपने फेगोसिटिक सेल्स को पढ़ा है ना जी। फीवर एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स है। इन्फ्लेमेशन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का रिस्पॉन्स है। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रिस्पॉन्स है। अच्छा, खैर हम डायरेक्ट बात करते हैं किसके ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर, जो कौन सा है जी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। क्लियर हो गया जी। ओके, अब नोटिस कीजिएगा आप कि ये हमारे पास है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हाँ जी, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये एक बैक्टीरिया है। हाँ जी, ये किसी भी तरह से स्किन के बैरियर को क्रॉस कर गया, कट लगा और ब्लीडिंग हुई, तो वो बैरियर रिमूव हुआ, फिजिकल बैरियर, और वहां से जो है वो पैथोजन जो है वो एंटर कर गया बॉडी के अंदर। अब ये जो पैथोजन होते हैं, आप इन्हें ना एंटीजेंस कह रहे होते हैं। आप इन्हें क्या कहते हैं, एंटी एंटीजेंस। अच्छा, एंटीजन का जो वर्ड है ना, बेसिकली एंटी का वर्ड एंटीबॉडीज से निकला है, और जेन का वर्ड जनरेशन से निकला है। इसका मतलब है ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवा देगा, वो क्या कहलाएगा, वो एंटीजन कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी पैथोजन जो बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवा देता है उसे क्या कहते हैं, एंटीजन। एंटीजन को एक और नाम भी हम देते हैं, इसे इम्यूनोजन भी कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं, इम्यूनोजन भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये जो एंटीजन होते हैं ये जनरेट करवाते हैं किसको, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को। तो ये हमारे पास क्या है जी, एंटी एंटीबॉडी। सही हो गया जी। एंटीबॉडी को एक और नाम भी देते हैं, इसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनो एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। अब ये हमारे पास जो बैक्टीरिया है ये क्रॉस कर गया, ये एंटीजन है बेसिकली, और ये ब्लड के अंदर चला गया, तो अब इसका सामना किससे होगा, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से। अब जो हमारे पास यहां पर काम करेगी वो कौन सी होगी, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होगी। ठीक है, यहां पर पाए जाते हैं क्या जी, मोनोसाइट्स। ये मोनोसाइट्स ब्लड के अंदर रहते हैं, और ये 3 डेज, फेडरल ने लिखा है 3 डेज ब्लड के अंदर स्टे करते हैं। ठीक है, उससे पहले जो बुक थी उसने लिखा था 10 to 20 आवर्स, तो अब जो है बुक ने इसको अपडेट करके क्या कर दिया, 3 डेज। उसके बाद ये वहां से निकलते हैं और ये एंटर करते हैं किधर, टिश्यूज के अंदर। ये चले चले गए किधर, टिश्यूज के अंदर चले गए, और टिश्यूज के अंदर ये जाके क्या बना देते हैं, ये मैक्रोफेजेस को बना देते हैं। सही हो गया जी। ये क्या बनाएंगे, मैक्रोफेजेस। लेट सपोज ये एक मैक्रोफेज है, आप अब ऑब्जर्व कीजिएगा मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, सेल्फ प्रोटीन्स। ठीक है, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, जिन्हें हम हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी
कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, ये मैक्रोफेज है बेसिकली, ये उसकी सेल्फ प्रोटीन्स है, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। हाँ जी। अब क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया यानी एंटीजन आया, इसको क्या किया जाएगा, फैगोसाइटोसिस के थ्रू इंगल्फ किया जाएगा। ये देखें, ये फैगोसाइटोसिस हो रही है और ये एंटीजन जो है मैक्रोफेज ने उसका फैगोसाइटोसिस कर लिया, और फैगोसाइटोसिस करने के बाद इस एंटीजन को छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक कर दिया जाएगा। ये पीसेस बेसिकली किसके हैं? बैक्टीरिया के। जैसे आपने क्या नाम दिया, जिसे आपने एंटीजन कहा, जिसे आपने क्या कहा? जी, जिसे आपने एंटीजन कहा। अब होगा क्या, आप अगली डायग्राम में ऑब्जर्व करेंगे जी, ये जी अगली डायग्राम में आप ऑब्जर्व करेंगे, ऊपर बना देते हैं अगली डायग्राम। ये जी, ये हमारे पास जो है, ये देखिएगा अगली डायग्राम में आप ऑब्जर्व करेंगे ये क्या थे, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस, और इनके साथ क्या आके अटैच करेंगे? एंटीजन, ये वाले एंटीजन। अब ये जो चीज बनेगी, ठीक है, ये जो चीज बनी है, इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स। सेल्फ, हाँ जी, सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स कहेंगे जी। क्या कहेंगे? सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स। ये सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि इन सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्सेस को सरफेस के ऊपर एक्सपोज कर दिया जाएगा। अब सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्सेस किधर एक्सपोज हो गए? सरफेस पे एक्सपोज हो गए। तो बेसिकली क्या किया मैक्रोफेजेस ने, ये जो एंटीजेंस थे इनको सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर दिया। इसीलिए एंटीजन, ये जो मैक्रोफेजेस है, इसका दूसरा नाम हम क्या रखेंगे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, क्योंकि इन्होंने प्रेजेंटेशन की है अपनी सरफेस के ऊपर किसकी? एंटीजेंस की। ये बात समझ आई? ओके, अब नोटिस कीजिएगा इसके बाद क्या होगा। इसके बाद ये होगा, ये जी, ये हमारे पास आया क्या, ये जी, ये एक हेल्पर टी लिम्फोसाइट है। ये क्या है? हेल्पर टी सेल। ये हमारे पास इसकी सरफेस के ऊपर भी क्या पाए जा रहे हैं? एंटीजन। तो ये हमारे पास जो है अपने एंटीजन को जो है वो, ये सेल सरफेस मार्कर्स हैं, इनको बाइंड करवाएगा किसके साथ? हाँ जी, किसके साथ? सेल्फ नॉन, ये जो सेल्फ नॉन सेल्फ कॉम्प्लेक्सेस है जो एक्सपोज्ड है सरफेस के ऊपर, दोनों बाइंड कर जाएंगे। उसके बाद ये जो मैक्रोफेज है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये एक केमिकल रिलीज करता है, हाँ जी, जिसे आप क्या कहते हैं? इंटरल्यूकिन 2। ये सॉरी, पहले इंटरल्यूकिन 1 रिलीज होगा, इंटरल्यूकिन 1। ये इंटरल्यूकिन 1 किसने रिलीज किया? हाँ, वेरी गुड, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने। और फिर ये जाके किसके ऊपर एक्ट करेगा? हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर, जिसकी वजह से हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है वो एक केमिकल रिलीज करता है, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? इंटरल्यूकिन 2। ये जी, ये इंटरल्यूकिन 2 को रिलीज करेगा। ये किसको रिलीज करेगा? वेरी गुड, ये इंटरल्यूकिन ल्यूकिन 2 को रिलीज किया। इंटरल्यूकिन 2 किसने रिलीज किया? हेल्पर टी सेल ने। सबसे पहले जो है इंटरल्यूकिन 2 जो है वो किसके ऊपर एक्ट करता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर, अपने अपने ही सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? सेल में डिवीजन जो है वो रैपिड हो जाती है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। ये क्या करना स्टार्ट कर देता है? मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, और इसे ऑटोक्राइन इफेक्ट कहते हैं। हाँ, अगर जो है वो मैसेज जो है वो अपने ही सेल के ऊपर एक्ट कर दे तो उसे ऑटोक्राइन इफेक्ट कहते हैं। ऐसा है ना जी, जैसे एंडोक्राइन इफेक्ट आपने पढ़ा, ऐसे ऑटोक्राइन इफेक्ट होता है। अच्छा, दूसरा, अब ये हमारे पास जो इंटरल्यूकिन 2 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब क्या करता है? ये जाके एक्टिवेट करवा देता है किसको? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को। तो यहां से हमारे पास ऑनवर्ड कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट हो जाएगी जी? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट होगी।
तो आप देखिएगा हम पढ़ने लगे हैं किसे, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में दो तरह के सेल्स आते हैं। कितनी तरह के सेल्स आते हैं? दो तरह के सेल्स आते हैं। पहली तरह के सेल जिन्हें आप क्या कहते हैं जी बताइएगा? टी लिम्फोसाइट, है ना जी, टी लिम्फोसाइट्स। ये जी, ये इंटरल्यूकिन 2 जो है ये जाता है और जाके एक्ट कर देता है किसके ऊपर जी, ये टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर जाके एक्ट करता है, उन्हें एक्टिवेट करवा देता है। क्या करवाता है? ना ना, इंटरल्यूकिन 1 नहीं करता है। इंटरल्यूकिन 1 का काम सिर्फ हेल्पर टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करवाना है। ये चेक करें जरा, इंटरल्यूकिन 2 को एक्टिवेट करवा रहा है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में। जी जी जी, हमने भी यही कहा है। इंटरल्यूकिन 1 जो है वो रिलीज करवा रहा है इंटरल्यूकिन 2 को, आपने भी ये लिखा हुआ। और ये टी सेल्स हैं, ये देखिए हेल्पर टी लिम्फोसाइट। आपने जो स्केच बनाया है वो सही बनाया है, लेकिन जहां पे टी सेल लिखा है वहां पे हेल्पर टी सेल लिखा है। ओके, आगे देखें। तो हमारे पास जो है वो टी लिम्फोसाइट को ये क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। पॉइंट समझ आ गया जी? अच्छा, अब टी लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपको पता है ये रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अच्छा, टी सेल जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड, हाँ जी, इम्यून, ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जो केमिकल्स को रिलीज करके जनरेट किया जाता है वाया टी सेल्स, उसे क्या कहते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जो केमिकल्स को रिलीज करके जनरेट करवाया जाता है वाया टी लिम्फोसाइट, उसे हम क्या कहते हैं? बड़ा जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। अच्छा, टी सेल्स जो है इन्हें हम टी सेल्स क्यों कहते हैं? ये बनते हैं रेड बोन मैरो के अंदर, लेकिन ये मेच्योर कहां पे जाके होता है? थाइमस ग्लैंड में। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो एंड मेच्योर इन व्हाट? मेच्योर इन टी सेल्स। नहीं जी, ये बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं और मेच्योर होते हैं, बताइएगा कहां पे? टी सेल्स के अंदर। एक्सीलेंट, थाइमस ग्लैंड के अंदर, सॉरी, थाइमस ग्लैंड के अंदर। ठीक है, थाइमस ग्लैंड, इसीलिए जो है वो टी सेल्स कहते हैं इनको। अब पता है ना, थाइमस ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो चेस्ट में स्टर्नम से नीचे और हार्ट से ऊपर पाया जाता है, दोनों के दरमियान में, है ना जी। और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एक हार्मोन रिलीज करता है जैसे थाइमोसिन कहते हैं, और काम इसका क्या है? टी सेल्स की मेच्योरेशन। डन हो गया? अगर थाइमस ग्लैंड ना हो तो टी सेल मेच्योर नहीं होंगे। ओके, खैर, अब टी सेल जो है आप जरा इनके बारे में सुने। देखिए, टी सेल की ना टोटल 4 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स हैं ये जी। तो जो 4 टाइप्स हैं, अच्छा, उनमें सबसे पहली टाइप कौन सी है जी? उसमें सबसे पहली टाइप है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिन्हें आप नेचुरल किलर सेल्स भी कहते हैं। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल, या जिसे आप क्या कहते हैं? नेचुरल किलर सेल्स। ये जी, ठीक है। ये हमारे पास जो है इन्हें आप साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं जिन्हें हम साइटोटॉक्सिन्स कहते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं? रिलीज साइटोटॉक्सिन्स एंड परफोरेंस। हाँ जी। अब बेसिकली ये हमारे पास जो परफोरेंस है ये क्या करते हैं? इनका काम ये होता है कि ये पैथोजन है, ये उसकी बाउंड्री है, वॉल्स है उसकी, ये उसके अंदर पोर्स क्रिएट करवा देते हैं। क्या क्रिएट करवा देते हैं? पोर्स। और इर्द गिर्द से साइटोप्लाज्म से जो है वो
चीजें जो है वो, यानी ग्रेनजाइम्स जो हैं वो एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं पैथोजन के अंदर, और पैथोजन डिस्ट्रॉय हो जाता है। परफोरेंस का ये काम है, परफोरेशंस करवाना, होल्स करवा देना पैथोजन की वॉल के अंदर। ये बात समझ आ गई आपको? ओके, तो सुनिएगा जी। नहीं नहीं, साइटोटॉक्सिन्स और केमिकल्स होता है। अच्छा, अब नोटिस कीजिएगा, आप इन्हें जो है वो नेचुरल किलर सेल्स क्यों कहते हैं? नेचुरल किलर सेल्स इसलिए कहते हैं, ये किल करते हैं कैंसरस सेल्स को बॉडी के अंदर, किल कैंसरस सेल्स, ये कैंसरस सेल्स को भी किल करते हैं। दूसरी तरह के जो सेल्स पाए जाते हैं टी लिम्फोसाइट की टाइप्स में, वो कौन से हैं? सप्रेसर सप्रेसर टी सेल्स। अब बताए सप्रेसर टी सेल्स जो हैं ये डीएक्टिवेट कर देते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, इसलिए कि अगर वो ऑन रहे तो कैंसरस सेल्स को डाइजेस्ट करते करते बॉडी के नॉर्मल सेल्स के ऊपर भी अटैक कर देंगे। तो नॉर्मल सेल्स को प्रिवेंट करने के लिए साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को डीएक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, और वो कौन करता है? हाँ, तो ये डीएक्टिवेट कर देते हैं किसे? हाँ जी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। ये भी बात समझ आ गई। तीसरी तरह के जो सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं जी? हाँ जी, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी सेल्स। देखिए, हेल्पर टी सेल्स तो आप बात कर चुके हैं, हाँ, कि ये बेसिकली क्या करता है? ये ट्रिगर है जो एक्टिवेट करता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को। ये प्रॉपरली किसका काम है? अगर हेल्पर टी लिम्फोसाइट ना हो, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट है। इसीलिए एड्स के अंदर पूरी इम्यूनिटी लॉस होती है, क्योंकि सिर्फ ये वाले सेल्स क्या हो जाते हैं? लॉस, क्योंकि ट्रिगर ही लॉस होगा। ओके, इसी तरह से हमारे पास चौथी तरह के सेल्स कौन से हैं जी? मेमोरी मेमोरी टी सेल्स। अब मेमोरी टी सेल्स को फ्यूचर यूज के लिए बनाया जाता है। इनका काम समझें आप, इन्हें बना लिया गया, हाँ, एक जर्म आया, उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक मेमोरी टी सेल्स को बना लिया गया, जो मेमोरी के तौर पे ब्लड के अंदर रिटेन रहेंगे, ताकि कभी फ्यूचर में वो जर्म आए तो ये पहले से पड़े हों। जर्म आके किसके साथ बाइंड करेगा? मेमोरी टी सेल के साथ। और मेमोरी टी सेल्स रैपिड डिवीजन क्या कर देंगे? स्टार्ट। और आफ्टर डिवीजन ये कौन से सेल्स को बनाएंगे? हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। फायदा क्या होगा? पूरा इम्यून सिस्टम ऑन हो जाएगा उसकी वजह से। बात समझ आई है जी? तो ये क्या करते हैं? स्टोर मेमोरी, और ऑन डिवीजन by binding to pathogen they give what? They give helper T cells, they give helper T cell। सही है जी? जब पैथोजन आएगा ये डिवाइड करेंगे और ये कौन से सेल्स को दे देंगे? ये बात समझ आ गई कि कोई नहीं आई? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। तो खैर, इसके बाद कौन से सेल्स आएंगे? हाँ जी, बताइएगा जी। इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद हमारे पास बी लिम्फोसाइट आएंगे। तो ये एक्टिवेट करता है किसको? इंटरल्यूकिन 2 बी लिम्फोसाइट्स को भी, बी लिम्फोसाइट्स को भी। देखिए, बी सेल्स जो हैं, ये बी सेल्स हमारे पास, इनके बारे में आपने याद रखना है कि ये जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं उसे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ऐसा रिस्पॉन्स जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके जनरेट किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे। अच्छा, अगली बात, अब जो हमारे पास बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट, ये बनते कहां पे हैं? फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो
अच्छा, ये बनते भी वहां पे हैं प्लस मेच्योर भी वहां पे होते हैं। ठीक हो गया जी, फॉर्म एंड मेच्योर इन रेड बोन मैरो। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट, इनकी कितनी, अच्छा इनका जो नाम है पहले आप वो देख लें कि किस वजह से है। ये बेसिकली डिस्कवर हुए थे, डिस्कवर्ड फ्रॉम बर्सा ऑफ फैब्रिकस ऑफ क्लोइका ऑफ बर्ड। ठीक है, बर्ड्स की एनस को क्लोइका कहते हैं, ऐसी एनस जो एग ले भी करे, ठीक है, डाइजेस्टिव वेस्ट को रिमूव भी करे और नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट भी करे, उसे क्लोइका कहते हैं। तो बर्ड्स की क्लोइका में कुछ जो है वो टिश्यूज थे, उन्हें बर्सा ऑफ फैब्रिकस कहते हैं, ये वहां से आइडेंटिफाइड हुए थे फर्स्ट टाइम। तो बी जो है वो वहां से लिया गया, इसलिए बी लिम्फोसाइट बना दिए गए। अच्छा, इसकी कितनी टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं इसकी। कितनी टाइप्स हैं? टू टाइप्स। ये जी, टू टाइप्स। अच्छा, जो दो टाइप्स हैं इसकी वो कौन सी हैं? तो आप देखिएगा, पहली कौन सी है? प्लाज्मा क्लॉन, प्लाज्मा क्लॉन सेल्स। अब होता है प्लाज्मा क्लॉन सेल्स क्या करते हैं? मेक एंटीबॉडीज, मेक एंटीबॉडीज, मेक एंटीबॉडीज। ये बात भी समझ आ गई? अच्छा, एंटीबॉडीज जो है वो कौन बनाएंगे? प्लाज्मा। अब होता है एक आवर में कितनी एंटीबॉडीज बना ली जाती हैं? 10 मिलियन, 10 मिलियन इन 1 आवर। ये जी, 10 मिलियन इन 1 आवर। डन हो गया ये? हाँ जी। अच्छा, दूसरी तरह के सेल्स कौन से हैं? मेमोरी बी सेल्स, बी सेल्स। बेटा ये सास बहू कौन देख रहा है? अरे कौन देख रहा है ये सास बहू? अच्छा, चलें, ओके। तो मेमोरी बी सेल, तो मेमोरी बी सेल जो है, इसको ये मेमोरी के लिए स्टोर किए जाते हैं। किसके लिए स्टोर किए जाते हैं? मेमोरी के लिए। अगर फ्यूचर में एग्जाम दोबारा से आता है, हाँ, तो आके किसके साथ बाइंड करेगा? और मेमोरी बी सेल्स डिवाइड करने के बाद नए मेमोरी बी सेल्स को और नए प्लाज्मा क्लॉन सेल्स को बना रहे होते हैं। दे गिव memory B cells and plasma clone cells on what? On secondary exposure of the germ. जर्म जब दूसरी दफा आएगा तो वो मेमोरी बी सेल के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा? प्लाज्मा क्लॉन सेल्स। हाँ, और साथ मेमोरी बी सेल्स। पॉइंट समझ आ गया कि कोई नहीं आया? ओके, तो ये हमारे पास जी, प्लीज क्वेश्चन हो तो बता जी। हाँ जी, समझ आ गई, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, तो क्या बात कह रहे थे? बी सेल्स को हमने खत्म किया। ओके, अब हमारे पास जो है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को हमने देखा। इसके बाद हमने जो पढ़ना है वो टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। तो अगर यहां तक कोई मसला है तो बताएं, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।